रोनाल्ड जेम्स का जन्म 1921 में अमेरिका में हुआ था। वो अपनी फैमिली में हाई स्कूल से ग्रेजुएट होने वाले फर्स्ट पर्सन थे। वो बिल्कुल ही सिंपल लाइफ जीते थे। उन्होंने 25 साल तक गैस स्टेशन पर काम किया और 17 साल तक फ्लोर साफ करने का काम किया था। उन्होंने 38 साल की उम्र में $12,000 का घर लिया और पूरा जीवन वहीं बिताया। वो जब 50 साल के थे तब उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और उसके बाद उन्होंने फिर से कोई शादी नहीं की। रोनाल्ड की मौत 2014 में 92 की एज में हो गई थी। रोनाल्ड जेम्स की मौत एक इंटरनेशनल हेडलाइन बन गई थी। ऐसा नहीं था कि वो कोई फेमस पर्सनैलिटी थे। उस साल अमेरिका में 28,13,503 लोगों की मौत हुई थी और उसमें से 4,000 लोग मिलियनियर थे जिनकी नेटवर्थ $8 बिलियन से भी ज्यादा थी और रोनाल्ड जेम्स उन 4,000 लोगों में से एक थे। सबके लिए ये शॉकिंग था कि एक फ्लोर साफ करने के वाले के पास इतना अमाउंट आया कहां से। उन्होंने नहीं कोई लॉटरी जीती थी और नहीं उन्होंने कोई चोरी की थी। उन्होंने अपना थोड़ा बहुत अमाउंट जो सेव किया हुआ था उसे ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और सालों तक वेट करते रहे और उन्होंने अपनी सेविंग को कंपाउंड होते होते $8 मिलियन तक बना दिया था। उन्होंने $2 मिलियन अपने स्टेपसन्स को दिए और $6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी में डोनेट किए। रोनाल्ड जेम्स की मौत के ठीक 5 महीने पहले एक और आदमी न्यूज में आया था, रिचर्ड फुस्कॉन, जो कि हार्वर्ड से MBA किया हुआ था। फुस्कॉन का करियर फाइनेंस में बहुत ही सक्सेसफुल रहा और 40 की उम्र में फिजियोथेरेपिस्ट बनने के लिए वो रिटायर्ड हो गए थे। उन्होंने लंदन की ग्रीनविच एरिया में 18,000 स्क्वायर फुट का विला भी लिया था, जिस 11 बाथरूम, 2 पूल, 7 गैराज थे, जिसकी मंथली मेंटेनेंस कॉस्ट $90,000 से भी ज्यादा थी। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन जब 2008 का फाइनेंस क्राइसिस आया तो वो बैंकरप्ट हो चुके थे और 2014 तक आते आते उन्होंने सब कुछ खो दिया। यहाँ तक कि उनका विला भी नीलाम हो गया था। अगर देखा जाए तो रिचर्ड फुस्कॉन ने रोनाल्ड से भी अच्छी पढ़ाई करी हुई थी, फिर भी उन्होंने सब कुछ खो दिया, क्योंकि मनी को रिटेन करके फाइनेंशियल सक्सेस को अचीव हर कोई नहीं कर सकता। फाइनेंशियल सक्सेस कोई हार्ड साइंस नहीं है, यह तो एक सॉफ्ट स्किल्स है, जहाँ पर आप क्या जानते हो उससे ज्यादा आप किस तरीके से बिहेव करते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथर ने सॉफ्ट स्किल्स को द साइकोलॉजी ऑफ मनी बोला है। इस बुक में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक से सॉफ्ट स्किल्स की इंपॉर्टेंट को समझेंगे, जिससे हम इजीली अपने फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। लक एंड रिस्क। क्या आपको पता है बिल गेट्स वर्ल्ड के उन चुनिंदा स्कूलों में गए थे जहाँ पर कंप्यूटर था। उस टाइम पर यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट को भी कंप्यूटर चलाने को नहीं मिलता था, लेकिन उन्हें सिर्फ 8 स्टैंडर्ड में ही कंप्यूटर चलाने को मिल गया था। बिल गेट्स अपने आप को लकी मानते हैं कि वो लेक साइड स्कूल में पढ़े, नहीं तो आज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी एग्जिस्ट ही नहीं करती। क्योंकि अगर देखा जाए तो 1968 के अंदर वर्ल्ड में 303 मिलियन हाई स्कूल के बच्चे थे, उसमें से 18 मिलियन हाई स्कूल के बच्चे यूएसए के थे, उसमें से 2,70,000 बच्चे वॉशिंगटन स्टेट के थे और उसमें से 1 लाख बच्चे सेटन एरिया में रहते थे और उसमें से सिर्फ 300 बच्चे ही लेक साइड स्कूल में पढ़ते थे जहाँ पर एक कंप्यूटर था। ये वो नंबर है जो 303 मिलियन बच्चों से शुरू हुआ था और 300 बच्चों पर आकर खत्म हो गया। बिल गेट्स उस टाइम पर मिलियन में से एक ही बच्चे थे जिनको एक कंप्यूटर चलाने को मिला था। आप सभी को ये तो पता होगा कि बिल गेट्स के एक और स्कूल फ्रेंड थे जो माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर थे, पॉल एलन, लेकिन उनके एक और बेस्ट फ्रेंड थे केंट। केंट भी बिल गेट्स और पॉल की तरह कंप्यूटर की स्किल को सीख चुके थे। वो तीनों कंप्यूटर की कंपनी भी बनाना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका, क्योंकि केंट का हाई स्कूल पास आउट होने से पहले ही माउंटेनिंग करते हुए एक एक्सीडेंट हो गया। उनकी उसमें डेथ हो चुकी थी। हर साल अमेरिका में 3 दर्जन लोग, लगभग 36 लोगों की माउंटेनिंग करते हुए मौत हो जाती है, लेकिन मिलियन में से एक ही केस ऐसा होता है जिसके अंदर हाई स्कूल स्टूडेंट की मौत होती है। अगर दोनों स्टोरीज की तरफ देखें तो एक तरफ बिल गेट्स ने लक को एक्सपीरियंस किया और लेक साइड स्कूल में गए, और दूसरी तरफ केंट ने रिस्क को एक्सपीरियंस किया और अपनी माउंटेनिंग को पूरी भी नहीं कर पाए। लक और रिस्क दोनों सिबलिंग की तरह है। यह एक रियलिटी है कि लाइफ में हर रिजल्ट इंडिविजुअल के एफर्ट के अलावा और भी फोर्स पर डिपेंड होता है। लक और रिस्क दोनों को मेजर करना हार्ड है। वर्ल्ड इतना कॉम्प्लेक्स होता है कि आपके 100% एक्शन से आपका 100% आउटकम आएगा ये पता नहीं होता। कई सक्सेसफुल लोग लक की वजह से भी सक्सेसफुल होते हैं, लेकिन हमें रिस्क फैक्टर को भी कंसिडर करना चाहिए। नेवर इनफ। एक बार शटर आइलैंड पर पार्टी चल रही थी, तब कर्ट वॉर्नेट ने ऑथर जोसेफ हेलर को कहा कि तुम्हें पता है इस पार्टी का होस्ट एक बिलियनर है और ये एक दिन में इतना पैसा कमा लेता है कि हेलर ने अपने पॉपुलर नॉवल कैच 22 से भी नहीं कमाया होगा। इस पर हेलर ने कहा कि हाँ सही बात है, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा है कि इस मिलियनर के पास कभी नहीं हो सकता, वो है इनफ। आजकल हमारी सोसाइटी में जिनके अंदर वेल्दी और पावरफुल लोग भी कंसिडर है, उनको अपने इनफ का पता ही नहीं होता। इनफ नहीं होने का एग्जाम्पल हम रजत गुप्ता से भी ले सकते हैं। रजत गुप्ता कोलकाता के स्लेव में पैदा हुए थे, लेकिन अपने हार्डवर्क की वजह से 40s की एज में मैकिन्से के CEO बन गए थे, जो कि वर्ल्ड की प्रेस्टीजियस कंसल्टेंसी फर्म है। उनकी 2007 तक $100 मिलियन की नेटवर्थ थी। उन्होंने 2007 में UN एंड वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में काम करने के लिए रिटायरमेंट भी ले लिया था, लेकिन 2008 में इनसाइड ट्रेडिंग की वजह से वो जेल चले गए थे और उसके बाद उनका करियर और रेपुटेशन दोनों ही खराब हो गई। आप में से कुछ लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि पैसा तो कमाना चाहिए, लेकिन रजत गुप्ता के पास सब कुछ था, वेल्थ, पावर और फ्रीडम, लेकिन उन्हें अपना इनफ का पता नहीं होने पर सब कुछ खो दिया।
सेम ऐसा ही हर्षद मेहता का भी हाल हुआ था, जिसे अपने इनफ का पता नहीं था। हमें कभी भी अपने फाइनेंशियल गोल पोस्ट को मूव नहीं करना चाहिए। कई बार हम सोशल कंपैरिजन की वजह से भी अपना इनफ डिसाइड नहीं कर पाते हैं। अगर हम किसी से कंपैरिजन करते हैं और हम उसके जितना कमा भी लेते हैं, तो हमें उससे ऊपर कोई न कोई इंसान मिल ही जाएगा जिसके पास हमारे से भी ज्यादा पैसा होगा। सोशल कंपैरिजन एक सीढ़ी की तरह है जिसकी कभी भी स्टेप्स खत्म नहीं हो सकती। इसका कोई रीजन नहीं बनता कि आपके पास जो है उसे रिस्क में डालो उसके लिए जो आपके पास नहीं है। कभी भी ध्यान रखना कि इनफ का मतलब कम नहीं होता। जैसे कि अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम जितनी भूख है उतना ही खा लें, या फिर खाते रहें जब तक वॉमिटिंग नहीं हो जाए और हम बीमार नहीं पड़ जाए। इनफ होने से हमें पता लग जाता है कि हमें कब रुकना चाहिए और कब चलना चाहिए। कंपाउंडिंग 1988 में जिम सिमोन, जो कि अपने मनी को 66% से कंपाउंड कर रहे थे, उनके आसपास भी इतने रिटर्न से कोई कंपाउंड नहीं कर पा रहा था। यहाँ तक कि वॉरेन बफेट भी सिर्फ 22% से ही कंपाउंड कर रहे हैं। लेकिन आज देखा जाए तो जिम सिमोन की नेटवर्क $24 मिलियन की है और वॉरेन बफेट की नेटवर्क $102 बिलियन की है। जिम सिमोन की नेटवर्क 25% से भी कम है वॉरेन बफेट की नेटवर्क से। इसके पीछे का रीजन यह है कि जिम सिमोन ने जब तक 50 साल के नहीं हुए तब तक अपना कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया था। अगर उन्हें बफेट की तरह 70 साल मिल जाते तो वो आज बफेट के मुकाबले कई गुना नेटवर्क बना लेते हैं। यही कंपाउंडिंग की ताकत जो टाइम के साथ हमें दिखती है। वॉरेन बफेट के इन्वेस्टिंग के दो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, पेशेंस एंड टाइम। वॉरेन बफेट की खुद की 98% नेटवर्क उनके 50 साल की उम्र के बाद आई थी। हमेशा एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म तक अपनी एसेट को कंपाउंडिंग की हेल्प से ग्रो करता है। गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। जैसे लिमोर का जन्म 1877 में हुआ था। उनकी 30 साल की उम्र तक $100 मिलियन की नेतृत्व हो चुकी थी। 1929 तक वो वर्ल्ड के जाने माने ट्रेडर बन चुके थे। 1929 के अक्टूबर में स्टॉक मार्केट बुरे तरीके से क्रैश हो गया था। चारों तरफ बस ट्रेडर के सुसाइड करने की ही न्यूज आ रही थी। इस न्यूज से लिमोर की फैमिली भी टेंशन में आ गई थी। शाम को जब लिमोर घर आए तब उनकी वाइफ ने रोते हुए पूछा कि क्या हम बर्बाद हो चुके हैं। तब लिमोर ने कहा कि नहीं डार्लिंग, आज तो मेरी ट्रेडिंग का सबसे बेस्ट दिन था। आज हम बहुत ज्यादा ही अमीर हो चुके हैं। उस दिन जैसी लिमोर ने मार्केट के नीचे जाने पर बेट लगाई दी और मार्केट नीचे गया भी, और उससे उन्होंने एक दिन में $3 मिलियन कमा लिए थे। इस वर्स्ट सिचुएशन के अंदर वो वर्ल्ड के वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन बन चुके थे, और वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। लिमोर की फैमिली उनके सक्सेस को सेलिब्रेट कर रही थी। तब दूसरी ओर अब्राहम जेम्स की जो एक रियल एस्टेट डेवलपर थे और मल्टी बिलियनर थे, उन्होंने अपना सारा पैसा उस मार्केट के ऊपर जाने पर लगाया था। इससे वो बुरे तरीके से बर्बाद हो गए और उन्होंने उस दिन सुसाइड कर लिया था। एक तरफ अक्टूबर 29 के क्रैश ने लिमोर को बिलियनर बना दिया था, तो दूसरी तरफ अब्राहम को अपनी जान को गंवाना पड़ा था। 1929 के बाद लिमोर को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट आ गया था, और वो कब ओवर कॉन्फिडेंट हो गए उन्हें पता ही नहीं चला। वो उसके बाद से बड़ी बड़ी बैटिंग करने लगे। इससे उनका डेट भी बढ़ता चला गया था, और 1933 तक उन्होंने स्टॉक मार्केट में सब कुछ खो दिया, और उसके बाद उन्होंने सुसाइड कर लिया था। असल में देखा जाए तो अब्राहम और लिमोर एक जैसी पर्सनैलिटी ट्रेट के इंसान थे। दोनों ने पहले तो वेल्थ को क्रिएट किया और फिर उसे संभाल नहीं पाए, इससे उसे खो दिया। मनी को पाना एक अलग बात है, लेकिन उसे संभाल कर रखना दूसरी बात है। अगर हमें मनी की सक्सेस को एक वर्ड में बताना पड़े तो वो है सर्वाइवल। गेटिंग मनी और कीपिंग मनी दो अलग स्किल्स है। पैसा मिलने में रिस्क है और पैसा संभालने में फियर है। वॉरेन भी कंपाउंडिंग की हेल्प से ही 70 साल तक सर्वाइवल ही कर रहे हैं। जब आप सालों तक अपने एसेट को ग्रो करते हो तो कंपाउंडिंग का पावर का पता चलता है। इन्वेस्टिंग वैसा ही है जैसा कि एक आम के पौधे को लगाने से उस पेड़ के आम खाने तक का सफर। वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। ऑथर का एक कलीग था रॉगर, जो कि पोस्ट चलाता था, लेकिन जब कुछ समय बाद वो एक पुरानी होंडा चलाने लगा तो ऑथर ने उससे पोस्ट के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि वो कार लोन पर ली थी और इंस्टॉलमेंट पूरी नहीं होने की वजह से वो वापस चली गई है। सेम ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम कोई घर देखते हैं या कार देखते हैं तो हमें लगता है कि यार ये तो बहुत वेल्दी होगा। हमें जो भी दिखता है हम उसे ही वेल्थ मानने लग जाते हैं, लेकिन एक्चुअल में वेल्थ को हम कभी नहीं देख पाते हैं। वेल्थ हमेशा ही एक बैंक अकाउंट, स्टॉक्स और इन्वेस्ट में होती है, न कि किसी लग्जरी चीजों में। वेल्थ वो नहीं है जब हम लग्जरी को लोन पर खरीद कर सबको अमीर बनने का ढोंग दिखाते हैं। ये सभी बातें मैंने आपको मॉर्गन हाउसेल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बताई है, जो मनी के पीछे साइकोलॉजी को बताती है। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि आपको अगली बुक समरी किस बुक की चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और देखने के लिए धन्यवाद।